नमस्ते दोस्तों, आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में अपन 2025 के पेपर से लगभग 40% जो क्वेश्चन है 25 के, उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यही सारी चीज़ें आप सीख करके 2026 के पेपर में भी अप्लाई करोगे। अब चूंकि 7-8 दिन बचे हैं आपके पास, जो भी मैं आज के इस वीडियो में सिखाऊं, उसको आप पीवाईक्यूज में जाकर के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? अब आप चाहे कितना ही रिवीजन कर लो, कितने टेस्ट लगा लो, कितने सब कुछ कर लो, आपके नंबर इतने नहीं बढ़ पाएंगे जितने कि आप इस चीज़ को अप्लाई करके बढ़ा सकते हो। ठीक है ना? ये कोई हैक नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को एनालिसिस कर करके आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकाली है कि यूपीएससी कैसे किसी स्टेटमेंट को गलत करता है, कैसे किसी को सही बनाता है। ठीक है ना? तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, ये वाली पीडीएफ है ना, मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा। ठीक है? देखिए, तो 40% के आसपास जितने भी सवाल है ना, उनको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला सवाल देखते हैं। जब भी पेयर वाला सवाल आए, ठीक है, अब देखिए उसमें 4 पेयर दे रखे होंगे, तो 60 से 70% केसेज में क्या होता है कि केवल 2 सही होता है। मतलब ये आपको तब अप्लाई करना है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब आपको पेपर में कुछ न कुछ टिक करके आना है। मान लीजिए मैं एक तरीका बताता हूँ। 10 क्वेश्चन आप छोड़ करके आए, ठीक है? लेकिन अगर उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते, अगर आपके 3 भी सही हो जाते, 7 भी गलत हो जाते ना, तो 7 के कितने माइनस हो गए? 2 क्वेश्चन तो अलग से माइनस हुए, ठीक है? इसमें से 2 हटा दो, 1 क्वेश्चन बचा। फिर भी 1.22 के आसपास आपके 1.22, 1.33 जो भी है, मतलब 1 से डेढ़ नंबर के बीच में आपको फिर भी नेट पॉजिटिव आपको दे करके जाएगी। मान लीजिए आपकी कट ऑफ रहती है 90 और आपके आ रहे थे 89, ठीक है? लेकिन ये 10 सवाल एक्स्ट्रा सही करके आप 90 प्लस ले आ सकते हो। तो ये है तरीका, लेकिन वर्स्ट कंडीशन है ये। आपके ज़्यादा सही होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो 10 में से 4 से 5 सही हो सकते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ही पेयर वाला सवाल आए, 4 पेयर दे रखे हैं, ठीक है ना? तो उसमें 2 सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रेयर चांस है, मतलब आपको जब कुछ भी नहीं है करना है, मतलब आपको लगा करके आना है, तब केवल 2 लगा देना। ठीक है ना? अब देखिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अधिदेश करता है। अब इसका इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश शायद नहीं होगा, ठीक है ना? तो हाँ, अब इसमें ये है ना, ये जो अधिदेश करता है, ये हो गया कंपल्सरी, मतलब अनिवार्य बना दिया इसको। ठीक है? और दूसरा जो स्टेटमेंट है ना कि भाई गैर वित्तीय स्वरूप के जो भी साधन होंगे प्रकट करेंगे वो रिपोर्ट में। अब रिपोर्ट में गैर वित्तीय स्वरूप के जो भी चीज़ें होती है उसको प्रकट करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है भाई। पैसा वैसा तो तुम प्रकट नहीं करोगे, तुम उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, लेकिन नॉर्मली आपका जो गैर वित्तीय रूप जो है आपकी जो भी कंपनी के उत्तरदायित्व में, उसको आप आराम से नॉर्मली मतलब डिस्क्लोज कर दोगे। ठीक है ना? तो दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा पॉजिटिव है। पहला स्टेटमेंट ऐसा है कि मतलब एक्सट्रीम वर्ड यूज कर लिया गया, अधिदेश करता है, ठीक है, वो भी आरबीआई, है ना? तो उस हिसाब से इसको गलत मान सकते हैं। पांचवा सवाल देख दिए। पांचवा तो एकदम मतलब परफेक्ट है आपके एलिमिनेशन के लिए। देखिए, पांचवें में क्या दे रखा है कि भाई जो भी कृषि से अलावा की जो इनकम है, जैसे आपने मुर्गे वगैरह पाल करके आपने इनकम कमा ली, ठीक है, ऊन को बेच करके कमा लिया, वो किसी भी टाइप के टैक्स से छूट प्राप्त है। मतलब इस पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है। हालाँकि कृषि पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं, मान लीजिए मतलब मुर्गी पालन हो गया, ऊन वगैरह बेच करके उसको मतलब उसको प्रसंस्करण कर कर के आपने बेच दिया, लेकिन तो उसमें किसी न किसी टाइप से टैक्स लगेगा, ठीक है? अंडे अगर आप बेचेंगे, वो प्रसंस्कृत होकर के जैसे भी तरीके से आएँगे, उस पे कुछ ना कुछ तो टैक्स लगा ही होगा। तो ये कहना कि टैक्स से बिल्कुल ही छूट प्राप्त है, ये हो जाएगा एकदम एक्सट्रीम, और पहला गलत और दूसरा सही, ठीक है ना? तो एकदम आंसर निकल जाएगा डी वाला, ठीक है ना? तो डी आंसर हो जाएगा सही, ठीक है? अब देखिए, हाँ, छठा सवाल देखिए कि भारत अपने दूसरी स्टेटमेंट देखिए कि सभी 30 जो अति आवश्यक खनिज है ना, उसमें क्या है? साधन संपन्न है, ठीक है? बिल्कुल एक्सट्रीम। मतलब भारत के पास अगर सारे ही खनिज होते जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है या फिर क्रिटिकल मिनरल्स है, वो अगर सारे ही होते तो भारत मतलब आज इतना पिछड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है ना? तो दूसरा स्टेटमेंट हटाइए, ठीक है? केवल थर्ड सही। अब देखिए ऐसे सवाल आएँगे, आपको पकड़ने पड़ेंगे कि वो सवाल कहाँ पर है। 30 सवाल आपके डायरेक्टली निकलेंगे और आप खींच-खींच के 40 सवाल निकाल ही सकते हो आसानी से एलिमिनेशन से प्रॉपर, ठीक है? लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? छठा सवाल हो गया। देखिए, पहला कथन क्या है? 7वां सवाल देखिए, नॉर्मली आपको देखो पढ़ पढ़ करके आपको निकालने हैं वर्ड्स आम तौर पर। आम तौर पर बोलते ही ये
मतलब एक तरीके से जनरलाइज कर दी स्टेटमेंट को। तो मतलब पहली स्टेटमेंट, तो जब भी 3 स्टेटमेंट आती है ना, जैसे 1 2 3, इसमें पहला हर बार सही होता है, ठीक है ना, और उसी को जस्टिफाई करवाना होता है सेकंड एंड थर्ड से, ठीक है। अब ये कंसेप्ट बेस्ड है, पहला सही निकाल दिया आपने। भाई बॉन्ड धारक कब किसी कंपनी के ऋण दाता होते हैं, ऑब्वियसली आपने बॉन्ड जारी किया है, ठीक है, तो जो आपको बॉन्ड के थ्रू पैसा आएगा ना, वो आपको ऋण दे रहे हैं। लेकिन जब शेयर में है ना, तो शेयर अगर आपने किसी कंपनी का लिया तो उसके आप मालिक बन जाते हो, जितने भी परसेंट आपके पास शेयर है, मान लीजिए 2% का शेयर है आपका किसी कंपनी का आपके पास है, तो आप मालिक बन जाते हो उस कंपनी के। और शेयर जब भी डिफॉल्ट करती है कंपनी, तो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं ना, उसको सबसे पहले पैसा जाता है, और शेयर होल्डर्स को सबसे बाद में पैसा जाता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है इसका। देखिए 8वें सवाल की तीसरी स्टेटमेंट पढ़िए कि भारत में जितने भी छोटे निवेशक है, व्यापार जोखिम जितने भी होते हैं, उनकी चेतावनी देने के लिए या फिर उसमें जो अपंजीकृत जो वित्तीय सलाहकार है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई भी नियामक है ही नहीं इंडिया में, ठीक है। तो फिर सेबी किस लिए बनाएगी ये बताइए। अगर ऐसे कहेंगे कि भाई कोई एक कोई भी चीज भारत में इसको रेगुलेट नहीं करती, जो भी मार्केट है, तो फिर सेबी का क्या काम है, ठीक है ना। तो तीसरा हटा दीजिए, ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा क्योंकि तीसरा गलत है ना। इसी तरीके का आपको स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी। देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, 3 स्टेटमेंट आए तो उसमें पहला स्टेटमेंट सही रहता है, फिर दूसरे और तीसरे से उसको जस्टिफाई करवाना होता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है, ठीक बात है भाई। आपने रिसाइकिल करवा दिया कोई सामान, उसमें जो कच्चा माल लगेगा वो तो पहले की तुलना में कम लगेगा। रिसाइकिल यूज आइटम जो है उसको यूज करोगे आप, उसकी उत्पादन प्रक्रिया में आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। जब रिसाइकिल करोगे तो नया कच्चा माल खरीदने की जरूरत नहीं है, खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट से ये भाई, दूसरा और तीसरा इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट देखिए 10वें सवाल में कि ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करती है। देखिए अब ये कंसेप्ट है पूरा प्रॉपर, इसको समझना आपको। पहला तो ऋण पे जो ब्याज मिल रहा है वो सरकार की आय है, तो वो देयता लाइबिलिटीज तो क्रिएट नहीं करती, ठीक है। इससे आपका तीनों स्टेटमेंट कट जाएंगे। तीसरा तो पहला निकल गया, है ना। देयता क्रिएशन मतलब कि आपने किसी से पैसे लिए और उसको वापस देने हैं, तब आपकी लाइबिलिटीज क्रिएट होती है। जैसे आपने किसी से लोन लिया, उसको वापस चुकाना है, तो लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। लेकिन आपको लोन के ब्याज के रूप में पैसा मिल रहा है, तो वो देयता तो क्रिएट नहीं करेगा ना, वो तो आपके एसेट है, ठीक है। इस तरीके से तीसरा हट जाएगा, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में पॉजिटिव चीजें आए कि भाई कोई मतलब फिलोसफर थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने दार्शनिक सिद्धांत जो पश्चिमी विश्व के थे उनके प्रति अनुराग रखा, समादर रखा, तो भाई हेट तो थोड़ी फैलाएंगे। कोई दार्शनिक है पे समाज सुधारक है, तो वो हेट नहीं फैलाएगा, ठीक है ना, वो सम्मान करेगा, आदर करेगा, ठीक है। तो पहला सही है। उनकी कामना थी, अब उनकी क्या कामना थी वो अपने को क्या पता है, ठीक है ना। वो किसी अलग तरीके से सोचते होंगे, अपन ने उनके बारे में कुछ अलग प्रोस्पेक्टिव बना लिए, तो इस मामले में इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है ना। तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है भाई। मेरी ये कामना थी, मैंने ये सोचा था, मैंने इसको समर्थन दिया था, ठीक है ना। ये सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारी सही हो जाएगी। अब देखिए बार बार तो चलो ठीक है, मतलब प्रॉपर जहां एलिमिनेशन लगेगा ना, अपन सिर्फ उसी चीजों को देखेंगे। देखिए अब देखिए भारतीय प्राचीन भारत में किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भर की उपाधियां धारण करी थी। अब देखिए बी और डी हटा दीजिए। अब पहला और तीसरा मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ आपको दिखाना है। देखिए पहला एंड तीसरा, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। अब दोनों प्रथम प्रथम देने की क्या जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक को सही करवाना है, इसलिए दोनों में प्रथम प्रथम दिया है। अगर मान लीजिए इसका महेंद्र, हालांकि देखिए सही आंसर महेंद्र वर्मन प्रथम प्रथम है। अगर ये महेंद्र वर्मन सिर्फ देता तो कोई और भी राजा होगा जो महेंद्र वर्मन होगा, और इस बेस पे ये आंसर गलत हो जाता। तो इसीलिए सही करवाने के लिए और कंफ्यूजन करने के लिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट दे रखा है। और देखिए सिमिलर साउंडिंग दो स्टेटमेंट रहती है ना, दो ऑप्शंस, तो उसमें से एक सही होता है, ठीक है। दूसरों को दो को हटा सकते हो आप। सिमिलर साउंडिंग दो ऑप्शन है तो उन्हीं दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। तो इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम सही था, 50-50 तक आप पहुंच सकते हैं इससे, और फिर उसके बाद में आपके नॉलेज का खेल रहेगा, ठीक है। जो फेमस ऑप्शन होता है वही सही होता है। जैसे इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय,
ठीक है ना। मतलब काफी इतिहास में समुद्रगुप्त से, ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, पीछे अगर समुद्रगुप्त प्रथम द्वितीय इस तरीके से लगा दिया तो इनमें से सही होने के चांसेस इन दोनों में से होते। अब कुमारगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में से कौन ज्यादा फेमस है? चंद्रगुप्त द्वितीय, यही ऑप्शन है। ठीक है ना। फाहिया ने किसके टाइम में मतलब ट्रेवल किया था इंडिया में? तो ऐसी कुछ चीजें अपन डिस्कस करेंगे पूरे पेपर में। देखिए, जब भी चोल साम्राज्य से रिलेटेड ऑप्शन आ जाए ना, ऑप्शन वही सही होता है। राजेंद्र प्रथम चोल है इसका। क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं है, आंसर क्या है? राजेंद्र प्रथम चोल, क्योंकि ये फेमस है सबसे ज्यादा। या फिर तीन फेमस विकल्प दे रखे हो, बहुत ज्यादा फेमस, कि चोल राज्य बना रखे हो, एक अजीब सा ऑप्शन दे दिया जिसको, जिसके साम्राज्य के बारे में आपने अभी तक कुछ सुना ही नहीं हो। ठीक है ना। तो वो जो अजीब सा आंसर होता है वो सही होता है। ठीक है ना। क्योंकि भाई उसको उसको ऑप्शन में डालने की क्या जरूरत है? अगर आपको गलत करवाना है तो कुछ भी ऑप्शन में डाल दो जो फेमस है, जो लोगों ने सुन रखा होगा, तो उसको टिक कर देंगे वो। ठीक है ना। देखिए, 4 पेयर है, 2 मार के चलो, है ना, सही है। ठीक है। अब देखिए इसमें दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर देने की क्या जरूरत है? इंदौर दे देते, कोई अलग ऑप्शन दे देते। ठीक है ना। तो ऑड वन आउट निकालना है कि भाई कौन ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन से एकदम अलग लग रहा है। ठीक है ना। तो इसमें लाहौर था, इसको ठीक कर दो। ओके, ठीक है। अब देखिए, 20वां सवाल है कि कांग्रेस ने ये घोषणा की थी। भाई घोषणा, कुछ चीजें घोषणा की लिखी गई होगी, कुछ नहीं लिखी गई होगी। तो ऐसा कहना कि भाई हाँ, उस टाइम में जो इन्होंने घोषणा की थी कि सभी जो भी कार्यक्रम होंगे या स्वराज स्वराज प्राप्ति का जो भी अपना उद्देश्य है उसको वैध तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसको अचीव करेंगे। अब इसको गलत कैसे ठहरा सकते हो? इसको गलत ठहराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कांग्रेस ने घोषणा की थी कि स्वराज अपन अचीव करने के लिए आपको हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। गांधी जी के सारे सारे कार्यक्रम थे ना, वो फेजेस में लाए जाते थे। ठीक है। तो इसको गलत अपन, मतलब कैसे गलत कर सकते हो कि भाई, गलत करने के लिए आप बोलना पड़ेगा कि भाई इन्हें चरणों में शामिल मतलब स्टार्ट नहीं किया गया था, इसको डायरेक्ट इम्पोज कर दिया और सारी चीजें अपने तरीके से चलने लगी। ठीक है ना। तो ये कहना गलत होगा। नॉर्मली दोनों ही सही आंसर। ठीक है। 27वां थोड़ा कंसेप्ट बेस है, अगर आपको आता है तब ठीक है, नहीं तो इसको एलिमिनेशन से नहीं कर सकते। अब देखिए 28वें सवाल, मृतिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं, मतलब जो काली मिट्टी होती है ना, उसमें बिल्कुल ही रंध्र नहीं होते भाई। अपन ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उस मिट्टी में बिल्कुल रंध्र होंगे ही नहीं? रंध्र मतलब उसमें पोर्स। ठीक है। अब पोर्स नहीं होते तो पानी उस पर सालों साल तक रहता है, लेकिन पानी सोख लेती है ना वो, थोड़े टाइम के बाद सोख तो लेती है वो, इसका मतलब पोर्स है उसमें। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, यानी कि सीधा अपने आंसर निकल गया कि कथन दूसरे और तीसरे में से केवल एक सही है और वही उसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है। ओके, देखिए 30वां सवाल पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में आपको बताना है कि ये अधिकांश निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कल्याणकारी स्टेटमेंट आ जाए ना कि भाई निर्धनों के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो उनके उत्थान की बात करते ही वो सही हो जाएगा। ठीक है। ये वैज्ञानिक रूप से, साकल्यवादी रूप से देश से वो पशु या फिर भैंस के जो भी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए काम कर रही है, तो बिल्कुल इसमें कोई नेगेटिव सेंस में बात ही नहीं कर रहा है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए आरंभ किया गया है, प्रोत्साहित करने के लिए आरंभित किया गया, तो ये सही हो जाएगा। प्रोत्साहन देना नॉर्मली, मतलब प्रोत्साहन नहीं देंगे ये गलत हो जाएगा ना, प्रोत्साहन दे रहे हैं सरकार, ये सही है ज्यादा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है। ठीक है। देखिए, डायरेक्ट एयर कैप्चर, मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उनको कैप्चर करना, मतलब जितना ही अपन उत्सर्जन करें उतना ही वापस उसको स्टोर कर लेना, मतलब उसको वापस वायुमंडल से हटा देना। ये कार्बन प्राचलन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ, इसको कार्बन कैप्चरिंग एक विधि के तहत इसको यूज किया जा सकता है। यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण के बहुमूल्य उपागम हो सकता है। मैंने क्या कहा, कैन बी, भविष्य की बात करें कि ऐसा हो सकता है, तो वो सारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। एनवायरनमेंट की हो, चाहे बायोटेक की हो, चाहे डिफेंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, साइंस टेक की हो। ठीक है। इसमें भी सेम है, हो सकता है कि भाई इसको हाइड्रोजन के साथ मिला करके एक
न्यून कार्बन ईंधन बनाया जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी। भविष्य की बात करें कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो वो सारी स्टेटमेंट सही होने के चांसेस 99% होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन है। जैसे साइंस टेक का सवाल आ जाए, ठीक है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात आ जाए, सारे स्टेटमेंट सही मान के चलो। ठीक है, ओके। अब 42वां सवाल देखिए कि जो यूएवी होते हैं ना, जो मानव रहित जो भी वाहन होते हैं, जो हवा में उड़ने वाले वाहन होते हैं, इसके बारे में बोला है कि भाई सभी प्रकार के यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। अब उसमें से एक भी अगर वर्टिकल लैंडिंग नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल दिया है कि भाई सभी प्रकार के यूएवी है तो वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं हेलीकॉप्टर की तरह। सभी प्रकार के जो भी यूएवी है वो शक्ति पूर्ति के रूप के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें से केवल 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 और मतलब सभी प्रकार के ये वर्ड दे करके एक्सट्रीम कर दिया। ठीक है, अगर उसमें एटलीस्ट एक भी ऐसी कंडीशन मिल गई, एक भी ऐसी सिचुएशन मिल गई जिसमें कोई प्लेन है, यूएवी है, वो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पा रहा है, कोई भी ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह मंडरा नहीं रहा है, एक ऐसा मिल गया, ठीक है, और कोई बैटरी का यूज नहीं कर रहा है एक भी, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो सभी कहना एक्सट्रीम है, तो कितना सही है, एक भी सही नहीं। ठीक है ना। अब देखिए कितनों में प्लास्टिक होता है। भाई आज अपन ये कहेंगे कि इस चीज में प्लास्टिक नहीं है तो ये तो अन्याय हो जाएगा। ठीक है ना, प्लास्टिक हर चीज में। तो अगर ऐसा सवाल आ जाएगा कितने में प्लास्टिक है, कितने इस टाइप के स्वच्छ इंजन बनाए जा सकते हैं, स्वच्छ ईंधन बनाए जा सकते हैं, तो वो सारे ही सही होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखिए, अब जब भी मंत्रालय स्टेटमेंट दे दे या फिर ऑर्गेनाइजेशन दे दे, वो जनरली क्या होता है, गलत होता है। ठीक है ना, जब तक कि आपको नहीं पता है, कि आपको पता है कि भाई ये तो मंत्रालय सही दे रखा है, तब तो आपको सही मान के चलना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मंत्रालय ये होगा कि ये होगा, तो उसको गलत मान के चलो। इसमें जैसे मेजोना वन चिप अमेजन वेब सर्विसेज ने बनाई थी, तो ये गलत है। ये उस टाइम में बनाई थी अपने जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, उससे बनाई थी। तो दूसरा हटाती आपका आंसर निकल जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर सवाल उसी टाइप का है, जैसे वो सभी टाइप का था ना कि भाई सभी यूएई इस तरीके से होते हैं, उस तरीके से कि महासागरीय जल में कोई भी विषाणु जीवित नहीं बच सकता। ठीक है, दूसरा, महासागरीय जल में कोई भी जीवाणु संक्रमित नहीं हो सकता, और कोई भी सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता। अब उसमें मैंने क्या बोला था, एक 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 ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें ये हो सकता हो। ठीक है ना, तो एक ने एक तो ऑप्शन, मतलब एक ने एक तो ऐसा एग्जाम्पल मिल ही जाएगा ना कि भाई जो विषाणु महासागरों में जीवित रह रहा है, और बहुत सारे विषाणु जीवित रहते होंगे, वायरस महासागरों में। ठीक है ना, वो संक्रमण भी करते होंगे, और परपोषी कोशिकाओं के साथ में कुछ सक्रियता भी करते होंगे। तो ये कहना कि भाई एक भी ऐसा नहीं है, तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो कितने सही है, एक भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पॉलिटी में हालांकि लगते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि कोई भी अध्यादेश होता है ना, वो सेंट्रल और स्टेट के लॉ में परिवर्तन करता है। ठीक है, लॉ को बदल सकता है, लेकिन संविधान संशोधन नहीं हो सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं नहीं बदल सकते। तो दूसरा गलत, ये हट गए, केवल 1 एंड 3। ठीक है, तो अध्यादेश किसी भी फंडामेंटल राइट को न्यून नहीं कर सकता है, सिंपल। ठीक है, पॉलिटी में हालांकि कम ही लगता है एलिमिनेशन, तो पॉलिटी के अलावा जितने भी एलिमिनेशन लग रहे हैं उसी को अपन कोशिश करेंगे कि उनको सॉल्व करें। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसमें भी देखिए कि भारत के 5वीं जो अनुसूची है ना भारतीय संविधान में, अब उसके अंतर्गत बताना है कि राज्य सरकार अपनी जो सारी कार्यपालिका की शक्ति है ना, वो स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेती है, उसकी शक्तियों को पूर्ण रूप से। और सिंपल दूसरे ऑप्शन में भी यही आ रखा है कि पूर्ण रूप से राज्य जो संघ की सरकार है, वो कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर पूर्ण शासन राज्यों का अपने हाथ में ले लेगी। तो हालांकि 5th शेड्यूल में कंट्रोल तो रहता है, तो कंट्रोल तो रहता है संघ का या फिर केंद्र का, लेकिन पूरे राज्य की शक्तियों को, कार्यपालिका या फिर विधायी की शक्तियों को आप अपने पास ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ सर्टेन केसेस होते हैं कि भाई जहां पे जनजातीय क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर कुछ रेगुलेशंस रहते हैं कि भाई सरकार जो लॉ बना रही है उसको
कैसे बदल करके उनके अनुकूल बना करके उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन पूर्ण रूप से उसके प्रशासन को केंद्र सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती। देखिए, मैंने क्या बोला था, मंत्रालय जब भी आए गलत है, इसमें ये तीनों ही मंत्रालय गलत दे रहे हैं, ठीक है ना? इतने सही सुमेलित थे, एक भी नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मंत्रालय लिखते ही वो गलत लिखता है, ठीक है ना? ये इंटरचेंज कर दिया इन्होंने आपस में। ओके, ठीक है। 4 ऑप्शन, 4 में से केवल 2 सही, सिंपल। टिक करके चलो, आप नेट पॉजिटिव में रहोगे रहोगे ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है? अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अब देखिए 67 नंबर सवाल कि जो आईबीआरडी या फिर जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो गरीबी कम करने के लिए विकासशील देशों में अकेले ही कार्य करता है, सोलली कार्य करता है, मतलब किसी की हेल्प ही नहीं लेता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ल्ड बैंक जब किसी देश में गरीबी कम करने के लिए कोई कार्यक्रम चला रहा है, तो उसको स्थानीय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एनजीओज़ वगैरह उनसे तो हेल्प लेनी पड़ेगी। नहीं तो कैसे आप अपने काम को मतलब अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पर आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है? दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं फाइंडिंग्स है कि जैसे 5 ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 3 सही होते हैं, 6 में से 4 सही होते हैं और 7 में से 5 सही होते हैं। बस ये 5, 6 और 7 वाले केसेज़ में ये वाली चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है? अब इसमें से 5 दे रखे, केवल 3 टिक करो और आगे बढ़ो। ऑफिशियल आंसर की आ गई है, उससे मिला लेना आप चाहे तो, ठीक है ना? अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या है? ये सिंपल है। इसके इसका लक्ष्य है कि आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर पैनल लगाना है। ठीक है, सही बात है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य है, देखिए पहली बार ऐसा है कि मंत्रालय दे रखा हो और वो सही हो, ठीक है ना? उसके प्रचालन सारी चीज़ें, इसको इस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है? और कौशल सिखाना है, कौशल का उन्नयन करना है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तीनों ही सही है, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गांधी जी ने बोला था कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया। देखिए, राजद्रोह कब होता है? जब आप किसी भी सरकार द्वारा बनाई गई एक्ट, लॉ के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है? तब होगा राजद्रोह। तब किस आंदोलन में गांधी जी ने लॉ को तोड़ा था? सिंपल, नमक कानून तोड़ा था, ठीक है ना? बस वर्ड को पकड़ करके आपने निकाल दिया आंसर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। अब कितने फल थे जो कि लाए थे इंडिया में उस टाइम? ये तीनों ही आंसर सही है, सभी 3 हो जाएगा, ठीक है इसका। अब मैंने क्या बोला था, 5 में से 3 सही है, 5 में से 3। हालाँकि ये आपका गलत हो जाएगा अगर आप 5 में से 3 करोगे। लेकिन मैंने क्या बोला, 5 में से 3 वाले अगर 4 सवाल भी आ गए, इसका एक भी गलत हो गया तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं पता कि किसमें कितने टाइम ज़ोन है, ठीक है? या फिर आपको यहाँ पे भी इस वाले सवाल में भी नहीं पता होगा कि भाई कितने देशों ने यूपीआई को मतलब अपना लिया है, ठीक है ना? कन्फ्यूज़न रहता है एनी टाइम। तो आप बस एलिमिनेशन हिट एंड ट्रायल नहीं है ये एक ऑब्ज़र्वेशन है कि आप 10 सवाल में से अटेम्प्ट करके आओगे ना अच्छी प्रैक्टिस के साथ में, तो 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे। ठीक है ना? आप फिर भी 2 क्वेश्चन प्लस आपको मतलब नेट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है? जिनको आप छोड़ कर के आते हैं, आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ है। अब देखिए कुछ आते हैं, सम आते हैं, उसको सही मानना है, ठीक है ना? कि भाई कुछ दुर्लभ खनिज ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं और उनकी कुछ ऐसी मतलब उनके क्या कहते हैं उनको स्पेसिफिकेशंस है जिसकी वजह से उसमें टेलीविज़न स्क्रीन है, ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। कुछ स्वीदीप्त गुणधर्म वाले होते हैं, मतलब उसमें लाइट को मतलब प्रवेश करवाया जा सकता है। ठीक है? तो कुछ-कुछ देते ही दोनों सही है और दोनों ही इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 86 नंबर सवाल था कि राष्ट्रपति जो क्षमादान शक्ति है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। ऑब्वियसली इंडिया में हर चीज़ में जुडिशियल रिव्यू होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ कर ही सारी चीज़ें करता है। तो बगैर कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, ठीक है ना? केवल एक ही सही है। नेक्स्ट देखिए, ओके। अब देखिए, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है। अब देखिए, मुख्य खनिज
उस पे केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार लॉ बनाती है। और गौण खनिज इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कुछ शक्तियां राज्यों को भी ट्रांसफर की जा सके। पहला गलत होते ही आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखिए नेचर रिस्टोरेशन लॉ अधिनियमित किया है, किसने किया बताना है। अब देखिए लॉ कौन पारित करेगा, जिसके पास लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, मतलब विधायिका होगी, संसद होगी, एक टाइप से। विश्व बैंक के पास है, नहीं है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन के पास नहीं है। एफएओ के पास नहीं है। किसके पास है, ईयू के पास, यूरोपियन यूनियन के पास अपनी संसद है और वही लॉ बना सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखिए बताना कितने सही नहीं है। ठीक है, मध्यवर्ती स्तरों पर सभी सभी राज्यों में पंचायत है, सभी आते काट दो। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत के सदस्य होने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भाई 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, लोकसभा में 25 चाहिए, तो इधर 30 क्यों चाहिए होंगे। मुख्यमंत्री, जहां पे मुख्यमंत्री आए राज्यपाल सीधा रिप्लेस कर दो उससे। जहां मुख्यमंत्री होगा वहां राज्यपाल को रिप्लेस किया होगा, सिंपल। तीनों ही गलत है। ठीक है, कितने सही नहीं है, एक भी सही नहीं। ठीक है, ओके। अब देखिए 93 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति जूरी का मेंबर होता है या फिर नहीं। आपने कहीं देखा कि किसी समिति का सदस्य राष्ट्रपति हो, नहीं होता है ना, रेयरली राष्ट्रपति कहीं भी समिति में ना किसी कोई पैनल होता है उसमें होता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति को हटा दो। ठीक है, प्रधानमंत्री देख सकता है, सीजीआई दिखते हैं, विपक्ष का नेता है, तो ये तीन हो जाएंगे सही। आप राष्ट्रपति को निकाल करके 50-50 तक पहुंच सकते थे। ठीक है, अब देखिए गगन मिशन है, उसका एक फायदा और नुकसान बता रहे हैं। तीसरे स्टेटमेंट देखिए कि इसका लाभ केवल विमानन क्षेत्र को मिलेगा, परिवहन और अन्य प्रकार के क्षेत्रों में इसका लाभ नहीं मिलेगा। देखिए भविष्य की टेक्नोलॉजी है, इससे कहाँ कहाँ लाभ होगा अपने को नहीं पता। तीसरा स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, अब देखिए पहला और दूसरा, पहला सही है, दूसरा देखते हैं। इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता वाला वायु यातायात प्रबंधन होगा। ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, सही है। ठीक है ना, पॉजिटिव है कि भाई वायु यातायात, जब आज ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वायुयानों की सारी चीज़ें, तो उसको और अच्छी तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए 98 नंबर सवाल है, उसका 5वां स्टेटमेंट देखिए कि भाई लोकपाल है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई जांच नहीं कर सकता, सिंपल गलत है। ठीक है, और इधर तो बता ही दिया कि भाई 4 ऑप्शन सही नहीं है, इसमें से 2 ही मैक्सिमम सही है। ठीक है, या फिर एक भी सही नहीं, तो चौथा हटा दिया। आपके पास तीसरा आ गया कॉमन, मतलब तीसरा तो सही है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि संसद का कोई सदस्य या फिर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायमूर्ति, चाहे वो पद भारी हो, फिर मतलब बहुत ज़्यादा उलझा करके एट द एंड आपको इतने सारे कथन दे दिए कि एक गलत करवा दिया आपसे। ठीक है, दूसरा गलत हो गया, केवल थर्ड हो गया सही। ठीक है, ओके। अब देखिए जो गेम्स वाले सवाल आते हैं उसमें एक तो नाम दे रखा होता है, ठीक है, किसी खिलाड़ी का, उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, या फिर जैसे अंक दे रखे हैं ना, इनको इंटरचेंज कर लेंगे। तो गेम वाले सवालों में अगर 3 स्टेटमेंट है तो केवल एक सही होने के चांसेस रहते हैं, मतलब लीस्ट कंडीशन में जाओ। ठीक है, जैसे वो टेस्ट चैंपियनशिप वाला आया था, तो उसमें दोनों ही गलत थे। ठीक है ना, क्योंकि वो इंटरचेंज करने के चांसेस रहते हैं। तो ये 100 सवालों में से अपने ठीक-ठाक मतलब 30-40 सवालों को एलिमिनेशन से करने की कोशिश करी है। अब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ कर रखे, 2-4 वीडियोज़ कर रखे हैं एलिमिनेशन वाले, उसको जाकर के देखिए। 2-3 ब 4 बार जितनी बार हो सकता है देखो और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड आपको सिर्फ़ एलिमिनेशन ही प्लस 10 से 20 नंबर बढ़वा सकता है। आपका रिवीज़न इन 10 दिनों में कितना भी होगा, आप प्लस 2 नंबर भी नहीं कर सकते अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो। लेकिन एलिमिनेशन अगर आपने सीख लिया, तो आप मैं श्योर शॉट बता सकता हूँ 20 नंबर आप मान के चलो कि एक्स्ट्रा आने वाले हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।